वेलकम फ्रेंड्स, मेरा नाम अनुराग। अपने लास्ट वीडियो में डिस्कस किए थे जितने भी राष्ट्रपति हुए हैं उनके बारे में। आज हमारा लेक्चर रहेगा प्रधानमंत्री पे, यानी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया 1947 टू 2021। चलो वीडियो लेक्चर स्टार्ट करते हैं आज का। और इससे पहले वाले लेक्चर में अगर कोई डाउट है तो मुझसे आप पूछ सकते हैं। और चलो स्टार्ट करते हैं। तो पहले हमारे प्रधानमंत्री रहे थे जवाहरलाल नेहरू, 1947 से लेके 64 तक। ये थोड़े जैसे आज़ादी के बाद पहले प्रधानमंत्री थे, तो इसलिए इनके बारे में मैंने पूरा डिटेल, जितना डिटेल जितनी डिटेल मुझे मिली उतनी मैंने ऐड की है और अच्छे से समझाने की कोशिश करूँगा। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू का जन्म 14 नवंबर 1889 को इलाहाबाद में ब्रिटिश भारत में हुआ था। मतलब उस टाइम भारत अंग्रेज़ों का गुलाम था। उनके पिता का नाम मोतीलाल नेहरू था और जो कश्मीरी पंडित समुदाय से संबंध रखते थे। वे पैसे से एक धनी बैरिस्टर एडवोकेट थे। बैरिस्टर मतलब एडवोकेट। उस टाइम एडवोकेट को बैरिस्टर बोला करते थे। चाचा नेहरू बच्चों से बहुत प्यार करते थे, इसलिए उनके जन्मदिवस को 14 नवंबर को बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है। वे दिल्ली के लाल किले से तिरंगा फहराने वाले प्रथम व्यक्ति थे। यानी कि आज़ादी की यानी अपना तिरंगा जब फहराया गया तो पहले व्यक्ति कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। पंडित नेहरू ने 1910 में कैम्ब्रिज से ट्रिनिटी कॉलेज से स्नातक की परीक्षा पास की थी। ग्रेजुएशन इन्होंने कैम्ब्रिज से किया था। जवाहरलाल नेहरू की शादी 1916 में कमला नेहरू से हुई थी। एक साल बाद बेटी इंदिरा का जन्म हुआ, जो आगे चलकर देश की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी थी। इंदिरा गांधी जी के ही बारे में बात कर रहे हैं। इसके बाद मैंने और भी फैक्ट लिए हैं, तो मुझे ये ऐसे लगा कि इनके बारे में डिटेल से पता होना चाहिए, तो इसलिए मैंने इनके बारे में पूरा जितना डिटेल मिल सकता था उनको लिया। चलो शुरू करते हैं। 1925 में बाल दिवस की शुरुआत हुई थी। 53 में पूरे विश्व में मान्यता मिल गई थी और 20 नवंबर को बाल दिवस के रूप में पूरे विश्व में मनाया जाने लगा था। लेकिन 1964 के बाद बाल दिवस 14 नवंबर को मनाया जाने लगा। तो यहाँ कन्फ्यूज मत हुइएगा, पहले 20 नवंबर को मनाते थे, बाद में 1964 के बाद इसको 14 नवंबर को मनाया जाने लगा। नेहरू के जीवन शैली पर पाश्चात्य सभ्यता का प्रभाव था। मतलब ये वेस्टर्न जो अपना था ना, वेस्टर्न वेशभूषा, उस पर थोड़ा सा उनका इफेक्ट था। ऐसा कहा जाता है कि उनके कपड़े धुलने के लिए लंदन जाया करते थे। वे लंदन से ही पढ़कर आए थे, इसलिए उन्हें हिंदी बिल्कुल भी नहीं आती थी। भारत के गाँव में घूमकर ही उन्होंने हिंदी सीखी थी। भारत के गाँव में घूम घूम कर उन्होंने हिंदी सीखी। चंद्रशेखर आज़ाद के रूस जाने के लिए पंडित नेहरू से 1200 रुपये उधार ली थी। ये मुझे ऐसे ही मैंने पता नहीं कहाँ से टाइप कर दिया, इसको अच्छा लगा इसलिए लिख दिया। उनके नाम पर दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय की स्थापना की गई। ऐसा माना जाता है कि जवाहरलाल नेहरू ने 20 सालों तक सुभाष चंद्र बोस की जासूसी करवाई थी। ये फैक्ट मुझे यहाँ नहीं डालना चाहिए था, फिर भी है, इम्पोर्टेंट तो नहीं है, फिर भी मुझे जैसा जितना मुझे पढ़ने को मिला उस हिसाब से मैंने एडिट कर दिया इसको। जवाहरलाल नेहरू ने जम्मू कश्मीर की 370 धारा तैयार करवाई थी। इसके बारे में उन्होंने किसी भी मंत्री नेता को कोई भी जानकारी नहीं दी थी। फरवरी 1950 में राजस्थान के पिलानी जिले में जवाहरलाल नेहरू का स्वागत हरी सब्जियों से स्वागत द्वार बनाकर किया गया था। इससे जवाहरलाल नेहरू बहुत नाराज हुए थे। उन्होंने सारी सब्जियां गरीबों में बंटवा दी थी। जवाहरलाल नेहरू ने अपने नाना के लिए लंदन से हाथगढ़ी लेकर आए थे। संसद में गौ हत्या के खिलाफ प्रस्ताव पारित कर जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि यह प्रस्ताव पारित होता है तो मैं यानी कि उस टाइम गौ हत्या के खिलाफ एक प्रस्ताव रखा गया था, तो जवाहरलाल नेहरू ने साफ साफ कह दिया था कि अगर ऐसा प्रस्ताव पारित होता है तो मैं प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे दूंगा। महात्मा गांधी ने जब विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करना शुरू किया तो जवाहरलाल नेहरू ने भी अपना पसंदीदा विदेशी कोट त्यागना पड़ा था। उसके बाद वह खादी के कोट पहनने लगे। नेहरू ने अपने जीवन में 9 वर्ष तक जेल में बिताए थे। लेक्मे ब्रांड आजकल महिलाओं के लिए काफ़ी फेमस है। लेक्मे के एक प्रोडक्ट आते हैं JRT टाटा ने इस ब्रांड की स्थापना पंडित जवाहरलाल नेहरू के कहने पर ही की थी। पंडित नेहरू चाहते थे कि महिलाओं के लिए सौंदर्य प्रसाधन, मतलब कि कॉस्मेटिक होते हैं ना, कॉस्मेटिक प्रोडक्ट बाजार में आने चाहिए। पंडित नेहरू ने विश्व में शांति स्थापना करना चाहते थे, इसलिए उन्हें शांति दूत भी कहा जाता। शांति दूत का एक दर्जा दिया गया था, तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट हो सकता है। उन्होंने डिस्कवरी ऑफ इंडिया नामक पुस्तक लिखी, जो भारत में काफ़ी चर्चित और लोकप्रिय भी है। जवाहरलाल नेहरू ने देश के प्रति उनकी सेवाओं के लिए 1955 में भारत के सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। पंडित नेहरू की मृत्यु 27 मई 1964 को हार्ट अटैक से हुई थी। बस यही इंपॉर्टेंट फैक्ट थे। इंपॉर्टेंट मतलब कुछ ऐसे जो मुझे लगा कि डालने चाहिए मैंने डाल दिए। बाकी सब आप देख लीजिएगा, आपको जो अच्छे लगे नोट कर लीजिएगा। अगर आपको नोट करने में प्रॉब्लम हो तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, यानी आपको कहीं दिक्कत ना हो। बहुत से क्वेश्चन होते हैं जो इंटरव्यू में भी काम आएंगे, तो आपको थोड़ी बहुत डिटेल पता होनी चाहिए।
हमारे अगले प्रधानमंत्री थे गुलजारी लाल नंदा, 1964 यानी पहली बार बने थे ये उस टाइम। मई 27 मई 1964 से लेके 9 जून 1964 तक एक्टिंग। यहाँ पर एक मैंने वर्ड टाइप किया एक्टिंग, ज़रा देखिए गौर से देखिए इस वर्ड को, मैं आपको बता देता हूँ। ये मैंने एक्टिंग लिखा हुआ है। एक्टिंग का मतलब आपको नहीं पता होगा, पिछले लेक्चर में भी ऐसा ही हुआ था। एक्टिंग जैसे हमारे एक राष्ट्रपति थे जो एक्टिंग राष्ट्रपति थे। एक्टिंग का मतलब ये होता है कि ये उस टाइम जब तक कि कोई हाँ, एक्टिंग का मतलब होता है कि जब तक कि कोई प्रधानमंत्री यानी कि अपना पद ग्रहण नहीं कर लेता। जैसे अब लाल बहादुर शास्त्री को पद ग्रहण करना था लेकिन ये पद ग्रहण नहीं कर पा रहे, तो इस दौरान में बीच में कोई एक पर्सन आके उसको काम को संभालता है, तो उसको एक्टिंग बोलते हैं। मतलब कि वहाँ पर आके उसको पद को पूरा जो भी कार्य होगा वो पद का कार्य करेगा। इंपॉर्टेंट डिसीजन नहीं ले पाता होगा, इसके बारे में मुझे भी डिटेल से नहीं पता चला, लेकिन इन्होंने ये जो किरदार निभाया था ये गुलजारी लाल नंदा ने। ऐसे ही राष्ट्रपति भी हुए हैं, एक ही हुए हैं जिन्होंने एक्टिंग एज एक्टिंग किया था उन्होंने सब कुछ, तो इसलिए इसको एक्टिंग लिखा जाता। तो इनको लिस्ट में जोड़ा तो नहीं जाता कि भाई अपने आज तक कितने प्रधानमंत्री हुए हैं, लेकिन उनको रखा जाता है कि कुछ समय के लिए कार्य किया है इन्होंने। इसलिए तो आपने देखा होगा मई से जून तक, 27 मई से 9 जून तक 10 यानी ओनली कितने, 4 और 9, 9 और 4 13 यानी 13 दिन के लिए इन्होंने कार्य किया। इसीलिए चलो, इनके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट तो नहीं लिखे मुझे, तो कहाँ से लिखता जब इनके बारे में था ही नहीं कुछ। फिर अगले थे हमारे लाल बहादुर शास्त्री, 1964 से 1966 तक। इनके बारे में इंपॉर्टेंट फैक्ट है, मैं जरूर बता देता हूँ। बड़ी फेमस पर्सन थे। काशी विद्यापीठ से संस्कृत की पढ़ाई करने के बाद जब लाल बहादुर शास्त्री जी निकले तो उन्हें शास्त्री की उपाधि दी गई थी। उसी के बाद इन्होंने लाल बहादुर के आगे शास्त्री लगाना शुरू किया था। पहले अपना इनका नाम लाल बहादुर ही था, लेकिन शास्त्री की उपाधि मिलने के बाद इन्होंने लाल बहादुर शास्त्री लगाना शुरू कर दिया था। 16 साल की उम्र में शास्त्री जी पढ़ाई छोड़कर आज़ादी के आंदोलन में कूद पड़े और गांधी जी के असहयोग आंदोलन में भी शामिल हो गए थे। 1928 में लाल बहादुर शास्त्री जी विवाह ललिता शास्त्री के साथ हुआ था, जिनसे उनको 2 बेटियां और 4 बेटे हुए। शास्त्री जी ने 1920 में आज़ादी की लड़ाई लड़ी, जिसमें 1921 के असहयोग आंदोलन से लेकर 1942 तक अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन में भी उन्होंने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। आंदोलन के दौरान कई बार वो गिरफ्तार भी हुई। सिंपल सी बात, उस टाइम क्रांतिकारी गिरफ्तार तो होते ही थे यार। आगे देखते हैं। शास्त्री जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद 1965 में भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ। सेना के जवान और किसानों को महत्व बताने के लिए शास्त्री जी ने जय जवान और जय किसान का नारा दिया था उसी टाइम दिया था ये नारा। आज़ादी के बाद शास्त्री जी ने 1951 में दिल्ली आ गए। उन्होंने केंद्रीय मंत्रिमंडल के कई विभागों का प्रभाव भी संभाला। उन्होंने रेल मंत्री, परिवहन मंत्री, संचार मंत्री, वाणिज्य मंत्री, उद्योग मंत्री, गृह मंत्री का भी प्रभार संभाला। उन्होंने इन पदों पर कार्य भी किया। 64 में लाल बहादुर शास्त्री के प्रधानमंत्री के कार्यकाल में 65 में भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ था। युद्ध की वजह से देश में खाद्यान्न की भारी किल्लत आ गई थी। वहीं अमेरिका ने भी भारत में अनाज एक्सपोर्ट को रोकने की धमकी दे दी थी। इन्हीं हालातों में देश के लिए काफ़ी मुश्किल दौर था। ऐसे में लाल बहादुर शास्त्री ने जनता से अपील की कि वे लोग हफ्ते में एक दिन का खाना और एक वक्त के लिए खाना छोड़ देना चाहिए। इसको मैं अच्छे से समझाता हूँ आपको। उस टाइम क्या कि एक आपने सुना होगा हरित क्रांति आई थी। हरित क्रांति का नाम सुना होगा। हरित क्रांति आई थी, मैं देखता हूँ टाइप हो जाए तो। हरित क्रांति, हाँ, हरित क्रांति का नाम सुना होगा। ये उसी दौर का एक वाक्य है, तो मैं बता देता हूँ। हुआ क्या था कि अमेरिका से जैसे उन्होंने एक हरा गेहूँ बनाया था। अमेरिका ने उस टाइम एक हरा गेहूँ बनाया था। तो उसमें क्या है कि जैसे भारत ने, वो थोड़ा महंगा भी था तो भारत ने लेने से मना कर दिया। उस टाइम लाल बहादुर शास्त्री जी थे, उन्होंने बोला मैं नहीं चाहिए। तो उसने बोला कि ठीक है, तो फिर हम एक्सपोर्ट बंद कर देंगे। मतलब कि थोड़ी सी किल्लत आ गई, एक्सपोर्ट बंद करने के लिए धमकी कह सकते हो, कुछ भी समझो कि हम भाई नहीं देंगे। उस टाइम अमेरिका से अपने ऐसे संबंध नहीं थे जैसे आज हैं। तो उसके बाद इन्होंने सोचा कि क्यों ना यार अपन कुछ ऐसा करें कि भाई अपन डिपेंडेड नहीं रहें किसी पे। तो उसी टाइम इन्होंने ये हल निकाला था कि भाई पूरे देश में इन्होंने ऐलान कर दिया था कि अपन हफ्ते में एक दिन तो खाना नहीं खाएंगे, मतलब व्रत करेंगे, फास्ट बोलते हैं जिसको, और एक वक्त का खाना खाएंगे ही नहीं। और इन्होंने बोला कि शुरुआत मेरे से ही की जाए। तो अपने जो भी इसका जो इनके जो थे, जो इनका बावर्ची था जो खाना बनाता, उसको यही बोला आज से मुझे एक वक्त का खाना दिया करो।
और पूरे देश ने इस बात को माने और कृषि पर जोर दिया कि भाई कृषि जितनी ज़्यादा होगी करोगे। तो उसी टाइम हरित क्रांति आई थी और उस टाइम बहुत ज़्यादा खेती की गई और धीरे धीरे अपने भारत के हालात सुधरने लगे और खेती में आगे आने लगा अपना देश। तो उसके बाद देखते हैं शास्त्री जी ने 11 जनवरी 1966 को ताशकंद में अंतिम सांस ली थी। ये ताशकंद वाला भी एक बहुत बड़ा विवाद हुआ था, तो मैं नहीं चाहता यहाँ पर मैं बताऊँ, क्योंकि सबकी अलग अलग फैक्ट हैं, सबकी अलग अलग सोच हैं। मेरी सोच अलग है, आपकी पता नहीं क्या होगी, तो इसको मैं यहाँ बताना सही नहीं समझ रहा। तो कभी आगे डिस्कस होगा तो ज़रूर डिस्कस करूँगा। 10 जनवरी 1966 को ताशकंद में पाकिस्तान के साथ शांति समझौते पर करार की महज 12 घंटे बाद यानी 11 जनवरी को लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु हो गई थी। इसके बाद वापस गुलजारी लाल नंदा आ गए थे एक्टिंग प्रधानमंत्री। उसके बाद यानी इन्होंने 11 जनवरी से लेके 24 जनवरी तक अपनी सेवाएं दी 1966 में। उसके बाद इंदिरा गांधी 1966 से 1977 तक रही। इनके भी देखते हैं, इनको आयरन लेडी कहा जाता है, आयरन लेडी का खिताब मिला हुआ है एक तरीके से। देखते हैं इनके फैक्ट क्या क्या है। 19 जुलाई 1969 को बैंकों का राष्ट्रीयकरण करना, यानी निजी बैंकों का नेशनलाइजेशन इन्होंने किया था। 1971 में पाक के टुकड़े करवा कर बांग्लादेश बनवाया। मतलब कि जो अपना ये ना बांग्लादेश आज है, पहले पाकिस्तान का एक हिस्सा था और एक बहुत बड़ी राजनीति थी। अगर चाहूँ तो इस पर भी एक पूरा लेक्चर बन सकता है, और वो अभी मैं डिस्कस नहीं करना चाहता, पर ये इन्हीं के द्वारा किया गया था, जो बहुत अच्छा काम था। 1971 में प्रीवियस यानी राज भत्ते को ख़त्म करना। मतलब ये राजा लोग हुआ करते थे, इनको एक गवर्नमेंट की तरफ से भत्ता मिलता था, तो उसको ख़त्म कर दिया गया था, क्योंकि भैया जब राज ही नहीं रहा तो काय का वो, इसलिए 1974 में परमाणु परीक्षण किया था इन्होंने। 75 से 77 तक देश में आपातकाल लगाया था। वो एक अलग पहलू है, वो गलत भी था सही भी था, लेकिन ज़्यादा गलत ही मानते हैं लोग। आगे देखते हैं। 1984 में ऑपरेशन मेघदूत के जरिए सियाचिन पर भारत का कब्जा। इस पर भी बहुत बड़ा एक पूरा लेक्चर बन सकता है, तो कभी आगे टॉपिक वाइज मैं बनाऊंगा स्पेशल, इसी पे लेक्चर बना दूंगा। सियाचिन वाला बड़ा ही अच्छा हुआ था। 84 में ऑपरेशन ब्लू स्टार चला गया था, ये भी एक ऐसा ही था। उसके बाद 19 जुलाई 1969 को इंदिरा गांधी के नेतृत्व वाली सरकार ने एक अध्यादेश पारित किया था, जो 14 निजी बैंकों को राष्ट्रीयकरण कर दिया गया था। इन 14 बैंकों में देश के करीब 70% धन जमा था। अध्यादेश पारित होने के बाद इन बैंकों का मालिकाना हक सरकार के पास चला गया। ऐसा आर्थिक समानता को बढ़ावा देने के लिए किया गया था। अब एक बात बताइए, उस टाइम निजीकरण किया जा रहा था, आज प्राइवेटाइजेशन किया जा रहा है। तो मैं तो देखो प्राइवेटाइजेशन के खिलाफ हूँ, रियलिटी तो ये है। उस टाइम भाई जैसे आरबीआई का कभी लेक्चर आएगा तो बताऊंगा आरबीआई को कैसे गवर्नमेंट ने अपने अधीन लिया था। कितना स्टार्टिंग में जैसे गवर्नमेंट ने अपना 5 करोड़ रुपए लगाया था, तो ऐसे बहुत से फैक्ट हैं आरबीआई के बारे में भी। तो वो गवर्नमेंट को ऐसे लगा कि अपने अधिकार में ले लेनी चाहिए, ताकि अपन बैंक को कोऑपरेट करने, वरना ये प्राइवेट बैंक अपनी मनमानी करेंगे। तो इसलिए वो उस टाइम उन्होंने वो किया। लेकिन आज धीरे धीरे गवर्नमेंट सभी चीज़ों को वापस प्राइवेट कर रही है। तो कभी ऐसा लगता है कि वापस अपन आज़ादी छिनती सी जा रही है। मतलब एक दौर वापस वही आ गया, फिर आगे 40 50 100 साल बाद दोबारा कोई आएगा, फिर वापस इनको गवर्नमेंट करेगा, यानी नेशनलाइजेशन करेगा। तो यही चलता रहेगा, पता नहीं इनका क्या, जो भी आगे देखते हैं अपन। 1971 में इंदिरा गांधी ने पाकिस्तान के युद्ध के बाद 2 टुकड़े करवा दिए थे। वो मैंने आपको बता ही दिया था कि भाई ये बांग्लादेश और ये बना था। इस युद्ध में पाकिस्तान की शर्मनाक हार हुई थी। 90,000 सैनिकों को भारत ने युद्धबंदी बना लिया था। और अटल बिहारी वाजपेयी ने उन्हें दुर्गा बताया था, मतलब दुर्गा का उपाधि दिया था, भाई एक दुर्गा है, मतलब माता जी का अपन जो करते हैं। गांधी का सबसे विवादास्पद फैसला 1975 से 70 लगाया गया आपातकाल था। बस इंदिरा गांधी का यही था, जो आपातकाल था ना, वो इसके थोड़ा खिलाफ। उसमें भी एक राजनीति थी वो संजय गांधी की, वो भी कभी एक लेक्चर होगा तो उसमें पूरा बताऊंगा। अब सारी चीज़ तो एक ही इसमें बता नहीं पाते, वरना पता चला ये लेक्चर तो इसी में निकल गया। 6 साल का चुनाव लड़ने पर रोक के साथ ही उनके संसद से भी इस्तीफा देने का कहा गया था, लेकिन इंदिरा गांधी ने हाई कोर्ट का फैसला मानने से इनकार कर दिया था। उसके बाद देश में विरोध प्रदर्शन होने लगे थे, उनके इस्तीफे की मांग उठी। उसके बाद 25 जून 1975 को आपातकाल लगा दिया गया। बड़ी संख्या में विरोधियों को गिरफ्तार करने के आदेश दे दिए गए थे। भारतीय लोकतंत्र में इस दिन को काला दिन कहा जाता है। अगर ये क्वेश्चन वैसे कोई पूछेगा नहीं, लेकिन इंटरव्यू में हो सकता है कि काला दिन किसको कहा जाता है, तो आप ये बता सकते हैं। आपातकाल करीब 19 महीने तक रहा था, जिससे हमारे देश को बहुत आर्थिक नुकसान हुआ था। बता दें कि आतंकी गतिविधियों के जरिए अलग देश खालिस्तान बनाने की मांग चल रही थी। जनरल सिंह भिंडरावाले और उनके समर्थक जो स्वर्ण मंदिर में छिपे हुए थे, उन्हें मार गिराने के लिए इंदिरा गांधी के निर्देश पर भारतीय सेना ने ऑपरेशन ब्लू स्टार चलाया था।
जैसा अभी मैंने, क्योंकि ये फैक्ट आगे आया था इसलिए मैंने उस टाइम आपको बताया नहीं, मैंने कहा आगे पूरा डिटेल से बता देंगे। बाद में इसी का बदला लेने के लिए मकसद से इंदिरा गांधी की हत्या कर दी गई थी। इससे पहले इंदिरा गांधी ने ऑपरेशन मेघदूत को भी अंजाम दिया था। दरअसल पाकिस्तान ने 17 अप्रैल 1984 को सियाचिन पर कब्जा करने की योजना बनाई थी, जिसकी जानकारी भारत को लग गई थी। भारत ने उससे पहले सियाचिन पर कब्जा करने की योजना बनाई। इस ऑपरेशन को कोड नाम दिया गया मेघदूत। इंदिरा गांधी के जीवन का एक सबसे अहम फैसला 1974 में पोखरण पर परमाणु परीक्षण था। इस फैसले ने पूरे विश्व को चौंका दिया था। इसके बाद भारत परमाणु शक्ति संपन्न देश बन गया। गांधी का राजभत्ता समाप्त करने का फैसला भी महत्वपूर्ण था। मतलब जो पुरानी राजा थे उनको एक भत्ता मिला था, एक राशि दिया करती थी गवर्नमेंट, वो भी बंद कर दिया, क्योंकि भारत में अपनी रियासतों का विलय करने वाले राजपरिवार में एक निश्चित रकम देने की शुरुआत की गई थी। इस राशि को राजभत्ता या प्री प्रीविपर्स कहा जाता था। इंदिरा गांधी ने 1971 में संविधान में संशोधन करके राजभत्ते की इस प्रथा को ख़त्म कर दिया था, ऐसे करके उनकी सहूलियतें वापस ले ली थी। इसके अलावा इंदिरा गांधी ने अमेरिका के साथ मिलकर हरित क्रांति का भी काम किया था। हरित क्रांति जिसके बारे में मैं बता रहा था, देश में बैंकों का राष्ट्रीयकरण करके किसानों को कम ब्याज पर कर्ज मुहैया करवाना, खेती के सही तरीके, कई जुड़ी अन्य जानकारी को किसानों को मुहैया करवाई गई। पाक और विभाजन के बाद इंदिरा गांधी ने देश की गरीबी हटाने का निश्चय किया। इसके लिए उन्होंने 20 सूत्रीय कार्यक्रम जारी किया। बैंकों का विलयीकरण, परमाणु परीक्षण जैसे फैसले कारण इंदिरा गांधी को आयरन लेडी कहा जाने लगा। अब इसमें बार बार एक टॉपिक आ रहा है, देखो मेरे अब दिमाग में कि देशों का राष्ट्रीयकरण करके, तो इसको मैं थोड़ा शॉर्ट में आपको बता देता हूँ, एकदम शॉर्ट में बताऊंगा। पहले जो बैंक हुआ करते थे अपने जितने भी बैंक हुआ करते थे वो सारे जैसे समुद्र के किनारे हुआ करते थे। जितने भी बैंक हुआ करते थे वो सारे समुद्र के किनारे हुआ करते थे। वो समुद्र के किनारे किस लिए हुआ करते थे? क्योंकि पहले जो भी बिजनेस होता था, विदेशों में व्यापार होता था, तो वो सारे लोग भाई समुद्र के थ्रू, मतलब वो ये जो अपना समुद्र है, मुंबई महाराष्ट्र, यानी महाराष्ट्र मान लो, अहमदाबाद, ये इधर गुजरात मान लो, कि यानी नीचे का जो इलाका है जितना भी, यहाँ ही से हुआ करता था। तो सारे जितने भी बैंक थे सब ने बैंक वहीं खोल लिए, क्योंकि भाई बिजनेस वहाँ हो रहा है, पैसा वहाँ आ रहा है, तो लोगों को कोई मतलब ही नहीं था। औरों से क्या मतलब, जहाँ पैसा आएगा वहीं लोग बिजनेस करेंगे। तो बैंकों का काम बिजनेस करना था सिर्फ उस टाइम, तो इसलिए वो वहाँ पर खोल के बैठे थे। फिर एक विदेशी एक कमीशन आता है, मतलब एक बंदा आता है, शायद हिल्टन कमीशन नाम है उसका, मुझे जितना अभी तक याद नहीं आ रहा, मेरे नोट्स में लिखा हुआ है हिल्टन कमीशन ऐसे कुछ करके। तो वो उस टाइम एक राय दे के जाता है सिर्फ बंदा, कि भाई ऐसे से ना जो आपकी ये बिज़नेस कर रहे हैं इसकी वजह से इनका कोई वो है ही नहीं, इनका कोई प्रॉफिट है, नुकसान है, इससे तो आपके देश की तरक्की नहीं हो पाएगी, ये तो अपना ही घर भरे जा रहे हैं। तो इसके लिए तुम्हें एक अलग से संस्था बनानी चाहिए जो इन सबको कंट्रोल करे। इसलिए 1934 में आरबीआई के बारे में सोचा गया था कि आरबीआई स्थापित करेंगे उसी कमीशन के कहे जाने पर। तो उसके बाद, और सबसे ज़्यादा उस टाइम तो गवर्नमेंट ने इस बात को माना नहीं था। तो उस टाइम देखो एक बहुत बड़ा वो मार्केट गिर गया था, आपने सुना हो तो, अमेरिका में, जिससे पूरे सारे लोगों का पैसा डूब गया था। सबसे बड़ी वो बोलते हैं ना, सबसे बड़ी मंदी वही आई थी अमेरिका में उस टाइम। उसकी वजह से अब सारा इन्हीं लोगों का पैसा भी उधर लगा हुआ था। तो इस वजह से क्या हुआ कि जब फिर उनको पता चला कि यार सच में हमें इस चीज़ को, गवर्नमेंट को पता चला कि सच में इस चीज़ को हमें रेगुलेट करना चाहिए, वरना तो ये लोग हमें कुछ भी नहीं, यानी कि पैसा आ रहा जा रहा है, इनका कुछ पता ही नहीं चलेगा। तो पहले क्या करते थे ये लोग कि इनका एक था सिस्टम, एनपीए का सिस्टम बता देता हूँ मैं एकदम शॉर्ट में, कि ये जैसे किसी आदमी को इन्होंने 1000 रुपये लोन पे दे दिए, तो उसका ब्याज बनता है 100 रुपये, सपोज करो एकदम 100 रुपये ब्याज बनता है उसका। तो उस 100 रुपये को ये लोग क्या करते थे, अपनी डाटा बुक में एंट्री करते थे, 100 रुपये का प्रॉफिट हो गया। डाटा बुक एंट्री बता रही है कि हमें 100 रुपये का प्रॉफिट हुआ है, जबकि वो चीज़ उस बंदे ने पैसा लौटाया नहीं लौटाया उसका कोई मतलब ही नहीं था, क्योंकि रेगुलेशन ही नहीं था, कोई उन पर देखने वाला ही नहीं था। तो हमेशा उस टाइम बैंक प्रॉफिट 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 ही दिखाया करते थे, हमें तो प्रॉफिट हो रहा है, हमें तो प्रॉफिट हो रहा है। उसके बाद ये आया था एनपीए, गवर्नमेंट लेके आई थी, नॉन परफॉर्मिंग एसेट, मतलब कि जब तक कि वो पैसा वापस ना आ जाए तब तक आप उसको प्रॉफिट में नहीं दिखा सकते। तभी से तो एनपीए का आया था कि भाई जब तक कि पैसा वापस नहीं आ जाता उसको आप प्रॉफिट में कैसे दिखा सकते हो, इसलिए उसके बाद इसको प्रॉफिट में नहीं दिखाया गया। तो इसी तरीके से एनपीए के बारे में पता चला, तो आरबीआई की स्थापना की। आरबीआई में भी सब 75% नहीं, 75% लगभग, जितना मुझे याद आ रहा है, प्राइवेट लोग, मतलब जो निजी लोग थे पैसे वाले, उन्हीं के शेयर थे।
25% के आसपास जितना, देखो ये आंकड़ा एकदम क्लियर नहीं है, लेकिन जब मैं आरबीआई का लेक्चर लूँगा तो उस टाइम मैं पूरा एकदम डिटेल से क्लियर करके बता दूंगा। तो उस टाइम गवर्नमेंट ने इतने शेयर थे और बाद में धीरे धीरे करके गवर्नमेंट ने वो सारा खरीद के आरबीआई अपने नाम करवा लिया, मतलब गवर्नमेंट की संस्थावन की। उसके बाद ये राष्ट्रीयकरण करना चालू कर दिया, नेशनलाइजेशन, ताकि गवर्नमेंट पे इनका अधिकार बना रहे ताकि लोगों तक सेवाएं पहुंच सके। इसलिए फिर बाद में जब गवर्नमेंट के अंडर में आ गया तो लोगों ने गवर्नमेंट ने क्या किया, इसको गाँव तक पहुँचाना शुरू किया। तो उसके बाद ये रूरल बैंक चालू है जिनको आप आरआरबीज बोलते हो। उसके बाद लगा कि छोटे व्यापारियों को भी जोड़ना चाहिए, तो इसलिए ये पेमेंट बैंक, एयरटेल पेमेंट बैंक और ये नहीं, ये चालू में है, ये इसी वजह से चालू में है ताकि छोटे व्यापारी हैं, एकदम लघु लघु उद्योग कर्मी हैं, जिनके पास भाई ज़्यादा पैसा भी नहीं है लेकिन छोटा व्यापार करते हैं, व्यापारी तो वहीं जी छोटी दुकान करके बैठे हों, तो उन तक पैसा पहुँच पाए, तो उनके लिए ये पेमेंट बैंक चालू हुए थे। अब गवर्नमेंट वापस इनको प्राइवेट किए जा रही है, इसको कुछ समझ में नहीं आ रहा मेरे को तो क्यों किए जा रही है। पहले भाई इनको नेशनलाइज किया, अब इनको प्राइवेटाइज कर रही है, कुछ भी नहीं समझ में आ रहा कैसे क्या हो रहा है। तो यही है, तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा लेक्चर है। आरबीआई के लेक्चर में आपको मैं पूरा डिटेल से समझा दूंगा। अगले हैं मोरारजी देसाई, 1896 से लेकर 1995, यानी इनका 1896 में जन्म हुआ, 1995 में इनकी मृत्यु हो गई थी। 24 मार्च 1970 से लेकर 28 जुलाई 1979 तक इन्होंने अपनी सेवाएं दी। और इनके बारे में मुझे कुछ खास लगे नहीं, इसलिए मैंने ऐसा कुछ भी नहीं डाला। नेक्स्ट रहे हमारे चरण सिंह जी, जिनको अपन चौधरी चरण सिंह भी कहते हैं। इनका जन्म 1902 में हुआ था, 1987 में इनकी मृत्यु हो गई थी। 28 जुलाई 1979 से लेकर जनवरी 14 1980 तक इन्होंने अपनी सेवाएं दी। बड़ा ही सादा जीवन जिया करते थे, उच्च विचार में विश्वास रखते थे। इस कारण इनका पहनावा किसान की तरह था, जिसके कारण इन्हें किसान का नेता भी कहा जाता है। चौधरी चरण सिंह एक कुशल लेखक भी थे। इनकी अंग्रेजी भाषा में अच्छी पकड़ थी, इसलिए उन्होंने एबोलिशन ऑफ जमींदारी, लीजेंड प्रॉपर्टीशिप और इंडियन प्रॉपर्टी एंड इट्स सॉल्यूशन नामक पुस्तकें भी लिखी। इतिहास में इनका नाम प्रधानमंत्री से ज़्यादा किसान नेता के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट देते हैं इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनी। 1917 में इनका जन्म हुआ, 1984 में इनकी मृत्यु हो गई थी। जनवरी 14 से 1980 से लेकर 31 अक्टूबर 1984 तक इन्होंने दोबारा यानी अपनी सेवाएं दी। और उसके बाद आते हैं, इनके बारे में मैंने जो मेन पॉइंट थे वो आपको पहले बता चुका हूँ। तो अब अगले इसके बाद प्रधानमंत्री आते हैं राजीव गांधी। इनका जन्म 1944 में हुआ था, 1991 में इनकी मृत्यु हो गई थी। इनकी भी हत्या की गई थी। 31 अक्टूबर 1984 से लेकर 1 दिसंबर 1989 तक इन्होंने अपनी सेवाएं दी। शिक्षा को बढ़ावा देते हुए देश में जवाहर नवोदय यानी जो नवोदय विद्यालय होते हैं, इनकी स्थापना इन्होंने की थी। आधुनिकता को बढ़ावा देते हुए संचार, कंप्यूटर क्षेत्र जैसे विज्ञान को भारत में आरंभ किया। साइंस और टेक्नोलॉजी को बढ़ावा देने के लिए सरकारी बजट आरंभ किया। इन्हीं के कार्यकाल में MTNL का गठन हुआ था, जिसको आप BSNL जानते हो, पहले ये MTNL था, अब तो बंद हो चुका है एक तरीके से, इसका भी पता नहीं क्या है यार, जो भी MTNL का गठन हुआ। इतना ही नहीं, 18 साल के जो वोट दिया करते हैं, इन्होंने चालू किया था इसको। पंचायती राज को शामिल किया कि भाई पंचायती राज भी होना चाहिए, पंचायत व्यवस्था की गई थी। जो कई अहम निर्णय भी राजीव गांधी द्वारा लिए गए, जिसमें श्रीलंका में शांति सेना को भेजना, जो हमारे विवाद चल रहे थे उनको लिए। असम, मिजोरम, पंजाब समझौता भी इसी में शामिल है। और राजीव गांधी ने कश्मीर और पंजाब में हो रही आतंकी लड़ाई को काबू करने में भरपूर कोशिश की थी। चलो उसके बाद शुरू करते हैं। उन्होंने युवा शक्ति को अत्यधिक बढ़ावा दिया था और कहा था कि देश का विकास देश के युवाओं में जागरूकता लाने पर ही होगा। इसलिए युवाओं को रोजगार देने के लिए उन्होंने जवाहर रोजगार योजना शुरू की थी। 21 मई 1991 में उनकी मृत्यु हो गई थी। उन्हें भारत रत्न से भी नवाजा गया था। अगले हैं विश्वनाथ प्रताप सिंह। 1931 में इनका जन्म हुआ था, 2008 में इनकी मृत्यु हो गई थी। 2 दिसंबर 1989 से लेकर 10 नवंबर 1990 तक इन्होंने अपनी सेवाएं दी थी। विश्वनाथ प्रताप सिंह भारत गणराज्य के 8वें प्रधानमंत्री और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रह चुके थे। उनका शासन 1 साल से कम चला था भाई, इससे ज़्यादा इनके बारे में मुझे कुछ भी नहीं पता। ठीक है, उसके बाद आते हैं चंद्रशेखर आते हैं। 1927 से लेकर 2007, मतलब 1927 में जन्म हुआ था, 2007 में इनकी मृत्यु हो गई थी। 10 नवंबर 1990 से लेकर 21 जून 1991 तक अपनी सेवाएं दी थी। फिर अगले प्रधानमंत्री आते हैं PV नरसिम्हा राव। 1921 में इनका जन्म हुआ था, 2004 में इनकी मृत्यु हो गई थी। 21 जून 1991 से लेकर 16 मई 1996 तक इन्होंने अपनी सेवाएं दी थी। इनके बारे में भी कुछ मुझे ऐसे खास फैक्ट लगे नहीं, इसलिए मैंने नहीं डाला इसमें। अटल बिहारी वाजपेयी बड़े ही
फेमस पर्सन है, इनके बारे में भी जानना जरूरी है, इनको मैंने पूरे डिटेल से समझाऊंगा। 1926 से लेके 2018, मतलब कि 1926 में इनका जन्म हुआ था, 2018 में इनकी मृत्यु हो गई थी। इनकी भी आकस्मिक मृत्यु बताते हैं, दिल का दौरा पड़ा था ऐसे कुछ करके, बाकी मुझे तो नहीं पता। 16 मई 1996 से लेके 1 जून 1996, ये 16 गड़बड़ होगी, ये 1996 नहीं होगा यहाँ पर, इधर क्या बोलते हैं, चलो देखते हैं इसको, मैं करेक्ट कर दूंगा अगले लेक्चर में। 1971, चलो इनके मेन फैक्ट देख लेते हैं। वर्ष 1971 मतलब 1971 में बांग्लादेश का विभाजन हुआ था, तो इंदिरा गांधी के प्रतिनिधित्व में भारत को जो भूमिका रही थी उससे प्रभावित होकर अटल बिहारी वाजपेयी ने साक्षात दुर्गा की उपाधि दी थी। ये तो मैंने आपको पहले ही बता दिया, इसमें कोई संदेह नहीं कि दुनिया की भारत की परमाणु की शक्ति का एहसास दिलाने वाले पहले प्रधानमंत्री थे अपने अटल बिहारी वाजपेयी ही थे, जिन्होंने रियल में, यानी वो एक तरीके से परमिशन देना, हाँ ये वही था। कुछ दिन के लिए आए थे और उस टाइम ये परमाणु परीक्षण हुआ था ना, उसी टाइम का था, सही है, कुछ भी गलत नहीं। अनेक राष्ट्रपति दबावों के बाद उन्होंने पोखरण परमाणु परीक्षण को करवाया, भारत को एक परमाणु शक्ति देश संपन्न बनाया। पूर्व राष्ट्रपति नरसिम्हा राव अटल बिहारी वाजपेयी को अपना राजनीतिक गुरु मानते थे। पाकिस्तान के साथ मजबूत संबंध बनाने के लिए 19 फरवरी 1999 को दिल्ली से लाहौर सदाए सरहद नाम की एक बस सर्विस चालू की थी, जिसमें उन्होंने भी एक बार यात्रा की थी। तो ये आ सकता है कि भारत पाकिस्तान के समझौता करवाने के लिए, मतलब शांति बनी रहे इसके लिए उन्होंने एक सेवा चालू की थी, तो उसका नाम क्या था, तो सदाए सरहद नाम की एक बस सर्विस चालू की थी। अगला है, अटल बिहारी वाजपेयी को कई बार सम्मानित किया जा चुका है, उनमें से देख लेते हैं। 1992 में पद्म विभूषण, 94 में लोकमान्य तिलक पुरस्कार, श्रेष्ठ सांसद पुरस्कार, गोविंद बल्लभ पंत जैसे पुरस्कारों से भी नवाजा गया। उनको दिसंबर 2014 में देश के सर्वोच्च भारत रत्न से भी नवाजा गया। इनके जीवन से हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी बड़े प्रभावित हैं। अटल बिहारी वाजपेयी जी खुद श्याम प्रसाद मुखर्जी के प्रशंसक रहे हैं। ये को इनके बारे में मुझे नहीं पता कौन है श्याम प्रसाद मुखर्जी। अटल बिहारी वाजपेयी भारत के चारों कोनों को सड़क मार्ग से जोड़ने के लिए सड़क मार्गों का विस्तार है, तो सर्वमणि चतुर्भुज परियोजना का प्रारंभ किया था इन्होंने, ताकि अपने को पूरा भारत एक सड़क योजना से जुड़ सके, यानी अपन हर शहर में भी नहीं तो हर एक स्टेट में घुस जा सकें। उनके कार्यकाल में भारत में इतनी सड़कों का निर्माण हुआ जितनी शेरशाह सूरी के शासनकाल में हुआ था। क्या कंपैरिजन किया उन्होंने। 100 साल तक 100 साल पुरानी कावेरी जल विवाद को भी सुलझाया था। ये जो तमिलनाडु इधर है ना कावेरी जल वाला, उसको भी सॉल्यूशन करने की, वो एक अलग बात है कि आज भी उनमें अनबन चल रही है। लंबे समय बीमार रहने के बाद 16 अगस्त 2018 को इनका निधन हो गया था। इसके बाद आए थे अगले प्रधानमंत्री HD देवगौड़ा 1993, मतलब कि 1933 में इनका जन्म हुआ था, और 1 जून 1996 से लेकर 21 अप्रैल 1997 तक अपनी सेवाएं दी। उसके बाद अगले प्रधानमंत्री थे आई के गुजराल, 1933 में जन्म हुआ था, 2012 में इनकी मृत्यु हो गई थी। 21 अप्रैल 1997 से 18 मार्च 1998 तक इन्होंने अपनी सेवाएं दी। और उसके बाद लगातार 2 बार प्रधानमंत्री बने अटल बिहारी वाजपेयी, जिनके बारे में मैंने आपको पूरा डिटेल से बता दिया। 2004 तक रहे थे, मतलब 1998 से लेकर 2004 तक। उसके बाद आते हैं अपने डॉक्टर मनमोहन सिंह जी, जिनका जन्म 1932 में हुआ था। 22 मई 2004 से लेकर 26 मई 2014 तक इन्होंने 2 बार अपनी सेवाएं दी हैं। ये एक कुशल अर्थशास्त्री थे जिसने इकोनॉमी के दरवाजे खोले, हिंदुस्तान से मुलाकात विकास से करवाई थी। देखते हैं, देश में आर्थिक सुधारों के दरवाजे खोलने के लिए पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का जन्म 1936 में 26 सितंबर को हुआ था। 26 सितंबर 1936 में इनका जन्म हुआ था। ये उन्होंने 1991 से 96 के बीच वित्त मंत्री रहते हुए लाइसेंस राज खत्म कर दिया था। अरसे से बंद पड़ी अर्थव्यवस्था के दरवाजे खोलने के लिए दुनिया के लिए खोल दिए थे। बचपन में उन्होंने देखने में दिक्कत पेश आया करती, तो उन्होंने गाँव में बिजली न होने के कारण उन्हें लालटेन से पढ़ना पड़ता था। 66 से 69 के बीच संयुक्त राष्ट्र के लिए भी इन्होंने काम किया था। ये इंपॉर्टेंट है भाई, ऐसे कौन से प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने भाई संयुक्त राष्ट्र के लिए काम किया, तो वो अपने मनमोहन सिंह जी। उन्होंने 1987 में उन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। कैम्ब्रिज और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करने के दौरान बेहतरीन प्रदर्शन के लिए राइट्स प्राइज़ भी दिया गया इनको। बहुत ही कम लोग जानते हैं कि अमृतसर के कॉलेज में पढ़ाने के दौरान उन्हें भारतीय राजनीति में आने का मौका मिला था, जिसकी भूमिका राज आनंद ने प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू से उनकी मुलाकात करवाई थी। मगर अमृतसर कॉलेज में पढ़ाने के जो, यानी कि ये पढ़ाना चाहते थे, मतलब कि मैंने कमिटमेंट कर रहा है कि इस कॉलेज में मैं पढ़ाऊंगा, तो इस चक्कर में उसको मना कर दिया था कि भाई मैं राजनीति में अभी नहीं आऊँगा। सफल वित्त मंत्री के तौर पर अपनी पहचान बनाने वाले मनमोहन सिंह जी देश की अर्थव्यवस्था के बारे में उनका कहना है कि पश्चिमी मानकों के हिसाब से हम पब्लिक सेक्टर के बजाय बाजार के इशारों पर चलने वाली अर्थव्यवस्था, और ये रियलिटी, भाई बाजार गिरा तो
अपने नहीं देखते, बाजार गिर गया, ओ ये चीज़ महंगी हो रही है, अब वो हो ना वो सच में महंगी कर देते। चलो ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगले हैं अपने नरेंद्र मोदी, जो अभी तक 2014 से लेके अभी तक बने हुए हैं। देखते हैं आगे भी रहते हैं कि नहीं रहते। इन्होंने क्या क्या मेन मेन काम किए वो मैं आपको बता देता हूँ। जम्मू कश्मीर से 370 हटाया, सबको पता है। पिछले साल 11 दिसंबर, मतलब पिछले से पिछले साल की बात कर रहा हूँ, 11 दिसंबर को संसद में नागरिक संशोधन बिल पेश किया, जो अब कानून बन चुका है, वही NRC ये जो है। नागरिक संशोधन कानून के तहत पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान के अल्पसंख्यकों को भारत में नागरिकता का अधिकार मिल गया। यानी इन देशों के हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध, पारसी, ईसाई जो सालों से शरणार्थी की ज़िंदगी जीने को मजबूर थे, उन्हें भारत की नागरिकता का प्राप्त करने का अधिकार मिल गया। अयोध्या विवाद मिटा दिया इन्होंने, अयोध्या राम मंदिर वाला। तीन तलाक का सॉल्यूशन कर दिया। आतंकवाद पर जीरो टॉलरेंस कर दिया, मतलब आतंकवादी अगर कोई आता है तो उसके साथ बिल्कुल भी नर्मता नहीं बख्ती जाएगी। जैसे इसका बालाकोट, इसका सिंपल सा उदाहरण है, बालाकोट जो स्ट्राइक की थी उसका रिप्लाई देना हाथों हाथ। देश में स्वच्छता की अलग जगाई, मतलब कि स्वच्छ भारत का अभियान चला के देश में इससे बहुत फ़र्क पड़ा है। चलो ठीक है, तो आज का लेक्चर यहीं कंप्लीट होता है। अगले लेक्चर में अपन देखेंगे कि स्टेट वाइज करने, अगले लेक्चर में अपन स्टेट वाइज करने वाले हैं कि हर एक स्टेट को, भारत के जितने भी राज्य हैं उन स्टेटों के कैपिटल कौन कौन सी हैं, उनमें डैम कौन कौन से हैं, मतलब कि नदियाँ, बांध, सेंचुरी हैं, उनमें जितने भी फैक्ट हैं, लोक नृत्य, वो सारे स्टेट वाइज देखेंगे। तो अगला लेक्चर अपना उधर से स्टार्ट करेंगे। तो देखते हैं पहला स्टेट कौन सा होगा। तो थैंक यू गाइस।